वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत की अगर बात करें तो अपोजिशन कोरोना और मुआशी मुश्किलात से लड़ते लड़ते 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इस मौका पर हुकूमत अपनी कामयाबियों पर शादा हैं और अपने कारनामे गिनवाते नहीं थक रही। लेकिन अपोजिशन जमातें तनकीद के तीर बरसा रही हैं और हुकूमती कारकर्दगी को बिल्कुल सिफर करार दे रही हैं, मगर अपनी धुन के पक्के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया। अच्छा, हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर जल्द आवाम को एतमाद में लेंगे और हुकूमती वज़रा के मुताबिक 3 साल कबल स्याह तरीन दौर का खात्मा हुआ और रोशनी की उम्मीद पैदा हुई थी। उनका ये ख्याल है और अब इसी उम्मीद की किरण का नाम उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ है। वज़रा कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में रियासत मदीना तर्ज पर फलाही रियासत के क़याम की तरफ हम गामज़न है और मुल्क तरक्की और आवाम खुशहाली की शाहराह पर गामज़न है। 3 सालों की अनथक मेहनत, दिन रात काम के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे 3 साल कैसे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, 30 अक्टूबर 2011 का लाहौर का जलसा बेहतरीन, पहले ही वो पावर हमें नज़र आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर बहुत से वादे भी हुए। 3 साल सर मुकम्मल हो गए हुकूमत के, 100 दिनों में तब्दीली आना थी। 3 साल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो ये दावे कम से कम मैशत के हवाले से हैं या आम आदमी की मैशत के हवाले से हैं, उसमें तो एक आपको वो कामयाबियाँ इस बहुत सी वजूहात की बिना पर नज़र नहीं आती। पहली तो ये कि उनका विजन और एक सिस्टम पे जो उनका मिसप्लेस्ड फेथ था उसकी वजह से। फिर जब ये आए तो कोविड-19 जो है अभी 2020 में रिसेशन हिट कर गया पूरी दुनिया में, वो इनके पल्ले पड़ा। फिर इसके अलावा ये एक्सपीरियंस भी ज़्यादा इनको नहीं था। बाद में इन्हें पता चला कि कहाँ जो है वो उन्होंने धमाका खेज मवाद पहले ही लगा के गए हुए थे, जो उनको पता था कि इस दफा उनको वो गवर्नमेंट में नहीं आ रहे। तो इस हवाले से तो मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कोई भी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन फिर भी ये इसका जवाब नहीं है। और तीसरी बात ये है कि जो कार्टल्स हैं उन कार्टल्स ने डोमिनेट किया है और रेजिस्ट किया है और हुकूमत हथियार डालना पड़े हुकूमत को इन कार्टल्स के सामने, क्योंकि असम्बलियों में उनकी बहुत ताकत है। ये सारा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अपोजिशन को बिल्कुल तितर बितर कर दिया या वो हो गई। अपोजिशन भी हमें कहीं खड़ी नजर नहीं आई और जो ये इकोनॉमिक इश्यूज थे उस पर लोगों ने अपोजिशन पर भी एतबार नहीं किया। तो ये कुछ फ्रंट्स हैं जिसमें एक कैफियत बनती है। महंगाई बड़ी है और बढ़ती रहेगी। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि महंगाई की हम कभी भी सही वजह लोगों को नहीं बताते, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी मैशत है वो एग्जेक्टिव या काबीना के पास सिर्फ 20% होती है। 80% यहाँ की मैशत होती है जहांगीर तरीन साहब के हाथ में, यहाँ की होती है शहबाज शरीफ साहब के हाथ में, नवाज शरीफ साहब के हाथ में। मिसालें दे रहा हूँ। इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान की जो बेस्ट मैशत है उस पर होता है। और कीमतों में कमी या इजाफा जो है वो सरकार के हाथ में नहीं होता, वो सप्लाई और डिमांड के हाथ में होता है, जखीरा अंदोजी के हाथ में होता है। जो रेगुलेटरी रिजीम है उसके वीक होने पे और करप्ट होने पे होता है, क्योंकि जो वो पूडल बन जाते हैं जिन्होंने हमारी कीमतों को चेक करना होता है। सरकार के जो इदारे हैं, ओगरा है या इस तरह के, इस बारे में तो रिपोर्टें आई हैं जिस तरह कि जिनको बंद ही कर दें। ये मेरी सरकारी रिपोर्ट है जिसमें जो है वो अबू बकर खुदाबख्श साहब। तो इसलिए ये पैकेज है सारा। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि कुछ और जो फवायद जो उनकी यानी कुदरतन हुए, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में जो हुआ, अमेरिका बहादुर का जो जवाल है, वो चाइना का इन होना, ये ऐसे फैक्टर थे जो अपोजिशन पर तो ये डोमिनेट कर गए और अपोजिशन इनके खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ी नहीं कर सकी तमाम महंगाई के इश्यूज के बावजूद। लेकिन इकोनॉमिक महाज पे क्योंकि बहुत रिजिड हैं खान साहब और बहुत कंजर्वेटिव हैं। सईद काजी साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से अगर 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, आप क्या समझते हैं ऐसी कौन सी सियासी गलतियाँ की हैं जिनको नहीं करना चाहिए था और अगले 2 साल में इनका इजाला कैसे किया जा सकता है अगले इंतखाबात के लिए खास तौर पर? देखिए, अब तो वो एहसास प्रोग्राम और इस तरह की चीजें बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बूम की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सियासी गलती से ज्यादा बड़ी माशी गलती होती है। खान साहब ने खुद एडमिट किया है कि हमें बहुत सी चीजों का अंदाजा नहीं था, क्योंकि खान साहब जो मगरब का माशी मॉडल है उस पर बड़े सिर के दिल से यकीन रखते हैं और रखते थे। और अब आप देख रहे हैं कि मगरब के माशी मॉडल का क्या हाल हो रहा है। चीन से वो सारे जो जूते खा रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब की जो सारा जो फेलियर है वो विद इन है, जो अंदर से है। उनके जो सियासी नजरियात थे वो थे, और जो उनके इर्द गिर्द लोग उन्हें बताते रहे कि जी इस तरह मैशत बढ़ेगी, वो यूरोप की मिसाल देते रहे, तो वो मिसालें ठीक नहीं थी। यहाँ आपको ज्यादा स्टेट इंटरवेंशन करनी थी, मगर हम प्राइवेटाइजेशन देखें, पीटीसीएल का बेड़ा गर्क कर दिया हमने। जो चीज बेची 100 इदारे मियां नवाज शरीफ साहब ने बेचे, जिनमें से 99% बंद हो गए और वहां हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। तो फेल्ड इकोनॉमिक मॉडल को परस्यू करना सबसे बड़ी गलती थी। आगे बाकी गलतियां उसी से आगे निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है। सैयद काजी साहब, हम इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट जा रही होगी तो अपोजिशन तितर बितर तो हुई, अपोजिशन का किरदार ही अदा नहीं कर सकी, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी को भी सज़ा नहीं उस तरह से मिली होगी, कुछ रिकवरी नहीं हुई होगी पैसों की जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दावा कर रहे थे, और फिर अगर अगले इलेक्शन में जाकर भी यही होगा कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अच्छी कोशिश की, उनके साथ टीम अच्छी नहीं थी, तो क्या अवाम ये तमाम मौक़िफ़ जो है इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे 2 साल बाद? देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो अब इलेक्शन है ये स्टेटस को के इलेक्शन होते हैं, तब्दीली के इलेक्शन नहीं होते। इस निज़ाम को, मतलब नवाज शरीफ के दौर में जिस निज़ाम पे पाकिस्तान चल रहा था, वो खान साहब के दौर में भी वही निज़ाम कंटिन्यू कर रहा था। तो इसलिए अवाम जो है आजकल, अगर आप इलेक्शन का डीप एनालिसिस करें तो 12 से 13 या 14% वोट चाहिए होते हैं जीतने वाले को। 35-40% वोट जो है वो डाले जाते हैं, उसमें से 3-4 उम्मीदवार होते हैं। 12-15% वोट जो मैनेज कर लेता है वो असेंबली में पहुंच जाता है। इवन जब इनकी 2/3 मेजॉरिटियां आ रही होती हैं तो इनके 19% से ज्यादा वोट नहीं पड़ते। नीचे बिरादरी मैटर करती है, नीचे जो है इलेक्टेबिलिटी मैटर करती है, नीचे जो है वो क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें सियासत खेत खलियान से निकल के ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम से होते हुए लंदन में चली गई है, या इक़्तिदार की जो ऊपर वाली परतें हैं। तो मेरे ख्याल में इक़्तिदार की ऊपर वाली परतें जिस तरह के फैसले करेंगी, इलेक्शन के रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। इसलिए अवाम मुझे नहीं लगता कि इसमें मैटर करते हैं, क्योंकि कोई अवामी तहरीक नहीं है, कहीं तहरीक नजर नहीं आती हमें किसी पार्टी के पीछे। सही है। सैयद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। और सैयद काजी साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा और अवाम के वोट से कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, स्टेटस को के इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, कोरोना के दौरान नौजवानों और मुस्तहिक अफराद को पाँव पर खड़ा करने पर 39 ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान बाजी लेके। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवान ज़ैन अशरफ मुगल ने अक़वाम मुत्तहिदा से चैम्पियन ऑफ चेंज का अवार्ड जीत लिया। उन्हें ये एहसास कोविड वबा के दौरान लोगों को माली तौर पर बाइख्तियार करने के लिए जो उन्होंने काविशें की थी उन पर दिया गया। अच्छा, ज़ैन की जो फलाही तंजीम है उसने 1400 ख़ानदानों को बिलासूद कर्जे देकर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको लेके आए। यही नहीं, उन्होंने तालीम छोड़ जाने वाले 4200 बच्चों को स्कूल में भी भिजवाया। अच्छा, ज़ैन अशरफ मुगल जो है वो बैनुल-अक़वामी कॉमनवेल्थ अवार्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं, जबकि वो मेंबर प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल फोर्ब्स जो सोशल एंड एंटरप्रेन्योर अथॉरिटी है उसकी फहरिस्त में भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अंडर 30 एक लिस्ट सामने आई थी, फहरिस्त सामने आई थी, उसमें भी इनको शामिल किया गया था। तो चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड के फ़ाते ज़ैन अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़ैन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको मुबारक हो, आप वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा के 39 मेंबर ममालिक से चुना गया है। चैम्पियन ऑफ चेंज का जो अवार्ड है वो जीतना आपके लिए कितने फ़ख्र की बात है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए डेफिनेटली बड़े एजाज़ की बात है और मेरे मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की बात है। आई बिलीव पाकिस्तान की मुस्बत रिप्रेजेंटेशन करना इंटरनेशनल मैप के ऊपर बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि असल जो हकदार हैं वो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को मेरे साथ लेके चल रहे हैं। एंड आई बिलीव कि दिस इज़ गोइंग टू पेव मैनी पाथ फॉर द यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, और स्पेशली मेरा ख्याल है वो हकदार वो सारी आवाम है जिनकी ज़िंदगियां बदली गई हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 4000 फैमिलीज़ जो अपना कारोबार कर रहे हैं और अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग इसके हक। अच्छा, ज़ैन जो फलाही तंजीम है उसने 1400 ख़ानदानों को बिलासूद कर्जे फराहम करके एंटरप्रेन्योर बनाया और तालीम छोड़ जाने वाले जो 4200 बच्चे हैं उनको स्कूल भी भिजवाया। इस सब के पीछे आखिर सोच क्या थी कि आपने ये सब कुछ किया?
जी, बेसिकली मैं 2011 में अमेरिका से वापस आया, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान उन ममालिक में से जहाँ पे जो आज भी गुर्बत की लकीर के नीचे तकरीबन आधी आबादी रह रही है। गुर्बत की लकीर के रहने के नीचे मकसद ये है कि वो हजरात जो आज भी सिर्फ 300 रुपये 400 रुपया जेब में डाल के घर लेके जाते हैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हर साल वही शक्लें, वही लोग लौट के वापस आते हैं हमारे दरवाजे पे और पैसे मांगते हैं कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि हम लोग इस तरह से उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे कि आप उनको पैरों पे खड़ा कर सकें। सही। एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत थी जो कि कनेक्ट कर सके डोनर्स को पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया से डोनर्स को, पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ। और जो इससे ज्यादा मेजर मसला था वो ये था कि मिसट्रस्ट था लोगों के दरमियान में, जो किसी भी इदारे को डोनेशन देते थे वो ट्रैक नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे कि उनका पैसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और पाकिस्तान में बहुत सारी और भी इंटरेस्ट बेस्ड और इंटरेस्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हो ही रहा था कि अगर कोई आदमी कारोबार करना चाहता है वो किसी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंटरेस्ट फ्री इदारे के पास जाता है, उधर से कर्जा हसना लेता है। और होता ये था कि कर्जा हसना का लोन साइज जो है वो इतना कम होता था कि वो 20,000 या 25,000 मिलता था, और जब वो पैसे लेता था उसके बाद वो घर जाता था वही जरूरतमंद और अपना कारोबार करने के लिए, मगर आगे देखता था कि कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई बच्ची बीमार हो जाती है या उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वही पैसे बजाय कारोबार शुरू करने के वो लोग अपने कहीं और लगा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो बजाय ठीक है, हमें ये भी बताइए आपका सफ़र कैसा था? यकीनन इतना आसान सफ़र नहीं होता जब आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे होते हैं। क्या मुश्किलात आई थी, क्या रुकावटें आई थी? मेरे लिए तो ये सफ़र बहुत कभी मुश्किल भी था बट बहुत आसान भी था। और पहली सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट लीप ऑफ फेथ, और क्योंकि वी वर गोइंग अगेंस्ट द ऑड्स और लोग बड़ी ये इन्फ्लक्स थी सोसाइटी के जहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को मिसयूज़ किया जा रहा था, मलाइन किया जा रहा था, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ज़रूरत थी ऐसे प्लेटफॉर्म की। और जब आप अल्लाह ताला के लोगों के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए काम करता है। आप किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करें, आपको 2%, 3%, 4% रिटर्न मिलता है, बट अल्लाह का वादा है अगर अल्लाह के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो तो 70 गुना आपको रिटर्न उसका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं और मेरी टीम इसमें बहुत ज़्यादा लकी रही है कि हमने जैसे ये सफ़र शुरू किया, आसानियाँ बढ़ती गई, काफिला बढ़ता गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते गए। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल रिकग्निशंस भी मिल रही हैं और ये प्लेटफॉर्म भी ग्रो कर रहे हैं। आज 4,000 लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। आज ये ख़ानदान जो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपना कारोबार कर सकते हैं, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, घर पे छत दे सकते हैं, अपने नीचे लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सब शुक्र और तारीफ अल्लाह की ज़ात के लिए जिसने ये पॉसिबल बनाया हमारे लिए, और हम अपना सफ़र इसलिए जारी रखेंगे क्योंकि इसमें असल नेमत तो ये है कि अल्लाह के चुने हुए लोगों में से अगर अल्लाह शुमार कर ले तो यही काफ़ी है, और यही असल अवार्ड भी है और यही असल स्टोरी भी है। किया आपने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, जो प्लान इसमें आपके पास था उसकी खुसूसियात के बारे में हमें बताइएगा, और मज़ीद कौन से मंसूबों पर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में मेरा प्लान ये है और मेरी टीम का कि हम लोगों ने एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसको हमने पाकिस्तान में होम ग्रोन खुद बिल्ड किया इन हाउस, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम इसको जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। हम 2 घंटे के नोटिस में पाकिस्तान के किसी कोने में अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। हमें सिर्फ एक 5x10 का कमरा और 2 कंप्यूटर्स और 2 लोग चाहिए, और कोई भी इस इदारे के सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकता। ये इदारा 100% पेपरलेस है। हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना, सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना, इक्वल चांस मिलना, हर एक इंसान को जो जिंदगी से तंग है, परेशान है, उसको एक और होप देना, उसको एक और चांस देना और वो चांस क्रिएट करना,
और उनको ट्रेन करना ताकि वो आने वाली नस्लों को भी संवार सकें। सही है। और हम ये प्लान करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिए, डेवलप कर लिए। हम ऑलरेडी 4 शहरों में बैठे हुए हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, बहावल नगर। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी स्टेज पे गवर्नमेंट को हम ये प्लेटफॉर्म दे सकें विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी। हम ये प्रोवाइड करेंगे अपनी सर्विसेज, जैसे हम ऑलरेडी इस मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम मिल के इस मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर किसी कौम ने आगे बढ़ना है, तो वो पार्टनरशिप्स और सिनर्जीज के साथ ही बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने एक चीज बना ली है जो रिकग्नाइज्ड है दुनिया के बेस्ट इदारों से। फोर्ब्स ने इसको रिकग्नाइज किया, कॉमनवेल्थ ने इसको रिकग्नाइज किया, OIC ने इसको रिकग्नाइज किया, अभी यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज किया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इसको रिकग्नाइज किया। अभी 28 अगस्त को इंशाल्लाह ताला हमें एक अवार्ड मिला है जो मिलने जा रहा है, उसकी नॉमिनेशन हो गई हुई है, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है ज़ैन, बहुत मुबारक हो। और शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, ये तो हम जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि भाई बहुत काबिल लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।